अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज पेपर। बहुत ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चन आता रहता है कि हम एफएससी से जब एमडी कैट में शिफ्ट करते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, तो हमें टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए कि किस तरह से एमसीक्यूज के पेपर को सॉल्व करें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम पहले तो 6 स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिस तरह से आप एमसीक्यूज के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एंड लास्ट में मैं आपसे 8 ट्रिक्स की बात करूंगी। अगर आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप किस तरह से एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं, उसमें हम 8 ट्रिक्स पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। First of all, I have the 6 strategies to solve the MCQs paper. Number 1 is time management. तो आपका क्वेश्चन पेपर जितने भी टाइम का है, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके 200 MCQs हैं, तो आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप थोड़ा टाइम देंगे, 20-30 मिनट्स 35 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपके कितने एमसीक्यूज ईजी आपको लग रही हैं, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और आप इजीली ऑप्शन लगा देंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो दैट इज द इजी क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन आपने आना है मॉडरेट क्वेश्चंस की तरह। मॉडरेट क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको आते ज़रूर हैं लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि जिनमें कोई कैलकुलेशन आ सकती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड अपनी अटेम्प्ट पे आपने जब अपने पेपर को सेकंड टाइम रिव्यू करना है, तो आपने मॉडरेट क्वेश्चन को करना है जो आपको आते थे लेकिन आपके टाइम कंज्यूमिंग की वजह से आप उनको पहले छोड़ गए थे। एंड लास्ट में जब आपके पास लास्ट के 15 to 20 मिनट्स होंगे अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। अब आपने एजुकेटेड गेस लगाने हैं, आपने ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं कि आप किस तरह से उनको ठीक कर सकते हैं। आपने अपनी मैक्सिमम लगानी है एफर्ट, क्योंकि यही एमसीक्यूज डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आपने अपने पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले आपने ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देन आपने मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड देन आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन को। इससे आपको फ़ायदा एक ये भी होगा कि आप अपने पेपर को 3 दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। तो अगर आपका कोई पॉइंट या पहले किसी एमसीक्यूज़ में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आपको बाद में वो किसी और ऑप्शन या किसी और एमसीक्यूज़ के अंदर वही पॉइंट क्लिक कर सकता है, और इस तरह से आपको फ़ायदा भी हो सकता है। सो द सेकेंड स्ट्रेटजी विच आई हैव दैट इज डोंट रश। आपने अपने क्वेश्चन को रीड करना है ट्वाइस, आपने उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, एंड देन आपने अपने करेक्ट ऑप्शन को लगाना है। अगर आपको ऑप्शन आता भी है तो आपने बिल्कुल फ़ौरन से अपने ऑप्शन को अपनी शीट पर नहीं फिल करना, क्योंकि इस तरह से भी हो सकता है कि आपने रीड किया क्वेश्चन को एंड आपको फर्स्ट ऑप्शन जो था, ए ऑप्शन जो था वो ठीक लगा, एंड आपने ए ऑप्शन को अपनी शीट पर फिल कर दिया, एंड आपने बाद में देखा तो उसके लास्ट ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी था, तो आपका एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से आपको आता हुआ एमसीक्यूज भी आप गलत कर देंगे और जिससे आपका मेरिट जो है वो कम हो जाएगा। तो आपने कभी भी इस तरह का काम नहीं करना। आपने अपने क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ना है, आपने उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, एंड देन आपने अपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। The third strategy which I have that is use clues from questions। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपने अपने क्वेश्चन के अंदर से ही क्लूज निकालने हैं जिसके आप ऑप्शन बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। जैसा कि मैथ्स के अंदर आप अपनी बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो आप अपना जो है वो ऑप्शन को ठीक लगा लेंगे। एंड फिजिक्स के अंदर आप यूनिट्स एंड डिमेंशंस को देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपको लेंथ दी हुई है उन्होंने मीटर के अंदर, और उन्होंने आपको सेकंड्स दिए हुए हैं यानी टाइम दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, एंड दे आस्क्ड फॉर एक्सेलरेशन। तो अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं याद, लेकिन आपको उसका यूनिट आता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मीटर को ऊपर रखेंगे, आपको पता चल गया कि लेंथ को ऊपर रखना है क्योंकि उसके अंदर पर स्क्वायर नहीं है। देन आपने सेकंड को नीचे रखना है 2 बार क्योंकि वो पर स्क्वायर है। तो इस तरह से आप अपना लगा के और ऑप्शन निकालेंगे तो दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो आप अपने यूनिट्स और डिमेंशंस के ज़रिए से भी विदाउट फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पे आए हैं जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के पेपर के अंदर जिस ऑप्शन की करेक्ट ग्रामर है हमेशा वही करेक्ट होता है। कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर आपको ग्रामर करेक्ट नहीं लग रही, तो कभी भी वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट पर बात करते हैं अपनी फोर्थ स्ट्रेटजी पे। फोर्थ स्ट्रेटजी जो मेरे पास है दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट की मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, आपने अगर पेपर में आपको याद नहीं आ रहा कि आपने इसको कहाँ पढ़ा था और आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, तो आपने ये याद करने की कोशिश करनी है कि आपने ये किससे पढ़ा था, कौन से टीचर ने आपको ये पढ़ाया था। आपने ये याद करने की कोशिश करनी है कि आपने इसको बुक से खुद पढ़ा था या आपने किसी ऑनलाइन सोर्स से पढ़ा था। फिर आपने याद करना है कि अगर आपने बुक से पढ़ा था तो किस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन थी, किस स्पेसिफिक पेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन थी, कहाँ पर लिखी हुई थी, अपर पेज पे लिखी हुई थी, अपर राइट कॉर्नर पर, लोअर राइट कॉर्नर पर, कहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अगर आपको ये सब कुछ याद आ जाएगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहाँ पर बैठ के ये याद आ जाए कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी। तो इस तरह से अगर आपको एमसीक्यूज़ कोई नहीं आ रहा तो आपने ये सब सोचने की ट्राई करनी है उस दौरान में, ताकि आपको वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन याद आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी चीज़ों को किसी इवेंट के साथ या किसी इंसान के साथ रिलेट कर लेते हैं और बाद में आपको वो याद करने के लिए आसानी हो जाती है। आपको बहुत आसानी से वो इन्फॉर्मेशन जो मुश्किल से मुश्किल होती है वो याद आ जाती है। तो आपने ज़रूर इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करना है। फिफ्थ नंबर पर विच स्ट्रेटजी आई हैव दैट इज़ रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज़। तो एमसीक्यूज़ को बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ को पहले से याद कर लेना है। जिस तरह से पाई की वैल्यू है 3.14, तो आपने पहले से याद कर लेनी है। और अगर फिजिक्स के फॉर्मूलाज के अंदर आपको पॉइंट में लगा के आपका ऑप्शन नहीं निकलता क्योंकि एमटीकेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप सिर्फ 33 भी लगा सकते हैं। आप 0.14 को माइनस कर सकते हैं अंदर से। इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेट करके अपने ऑप्शंस को ज़रूर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट की वैल्यूज, इस तरह की नॉर्मल वैल्यूज जो है वो आप पहले से खुद याद कर लेंगे ताकि आपको वहां पर निकालनी ना पड़े या आपको मुश्किल ना हो। सिक्स्थ स्ट्रेटजी जो मेरे पास है दैट इज़ मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस के अलावा आप एमसीक्यूज़ के पेपर को कभी भी एस नहीं कर सकते। आप जितनी मर्ज़ी तैयारी करके चले जाएँ, आपने जितनी मर्ज़ी रिविज़न्स की हों, आपने 10-12 रिविज़न्स की हों, लेकिन जब तक आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हुए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पेपर को एस करना। ठीक है, आपने पहले से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मैक्सिमम करके जानी है। These are the 6 best strategies to solve the MCQs पेपर। अब मैं आपसे फर्दर बात करूंगी कुछ ऐसे ट्रिक्स पे। 8 ट्रिक्स है मेरे पास जिससे आपको एमसीक्यूज अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो आप किस तरह से एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आपने बिल्कुल ट्रिक्स पे रिलाई कर लेना है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने ज़रूर उन ट्रिक्स को आजमाना है। बहुत अच्छा होगा कि आपका एमसीक्यूज ठीक हो जाए और आपके 2-3 एमसीक्यू से आपका मेरिट बन जाए और आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो आपने ज़रूर इन स्ट्रेटजीज़ और इन ट्रिक्स पे काम करना है। एंड ये ट्रिक्स मैं उनको कहूँगी कि वो लोग लगाएँ जिनके पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर आपको इस तरह के ट्रिक्स इस्तेमाल करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपके जो आपने आंसर लगाने हैं फिर उनकी नेगेटिव मार्किंग होती जानी है। तो एमटीकेट में अब तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पिछले सालों में हुआ करती थी, तो अब आप एजुकेटेड गेस और ट्रिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 जो ट्रिक मेरे पास आता है दैट इज़ एलिमिनेट ऑप्शन। तो अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता तो आपने एलिमिनेट करना शुरू कर देना है ऑप्शंस को। तो इस तरह से बहुत हद तक आपको हो सकता है कि करेक्ट अपना ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब मुझे नहीं पता कि ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से अंदाजा लगाऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एल एच। एल एच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब मुझे पता है कि एल एच नहीं हो सकता ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। मैंने फर्स्ट ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। सेकेंड ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। अब मुझे नहीं पता कि प्रोलैक्टिन को क्या कहते हैं। थर्ड ऑप्शन मैं अब इसको छोड़ देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन तो हमने माइनस कर दिया अपने ऑप्शन में से। अब मेरे पास आता है थर्ड ऑप्शन वेसोप्रेसिन। अब मुझे पता है कि वेसोप्रेसिन को एडीएच कहते हैं, तो मैं सी ऑप्शन को भी कैंसिल कर दूंगी। अब मेरे पास आता है डी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। अब मुझे नहीं पता कि ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं। अब मैंने 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए जो मुझे पता थे, ए और सी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि मैं अपने 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को करेक्ट कर लूँ। ठीक है? और बहुत हद तक ना आपका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ करता है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं पता तो आप बी ऑप्शन या सी में से कोई भी करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी की थोड़ी ज़्यादा है सी की निस्बत। तो मैं इधर प्रोलैक्टिन चूज कर दूंगी ऑक्सीटोसिन के ऊपर। और फिर प्रोलैक्टिन जो है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी है इस एमसीक्यूज का।
तो इस तरह से आप एलिमिनेट का ऑप्शन लगा के और आपकी प्रोबेबिलिटी भी 50-50 हो जाएगी। पहले आपके 4 ऑप्शन में से आपको 1 चूज़ करना था, अब 2 ऑप्शन में से आपको 1 चूज़ करना है, तो अगर आप कोई तुक्का भी लगाते हैं तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका करेक्ट ऑप्शन ठीक हो जाए। तो इस तरह से अगर आपको एमसीक्यूज़ नहीं पता, ऑप्शंस नहीं पता, आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तो अपना करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। सेकंड ट्रिक जो मेरे पास है दैट इज़ लॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आप देखें कोई 2-3 ऑप्शन छोटे हों और एक ऑप्शन की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी हो ऑप्शंस की, तो आपने बहुत प्रोबेबिलिटी है कि जिस ऑप्शन की स्टेटमेंट बहुत लंबी है, तो वो ऑप्शंस के ज़्यादा चांसेस है करेक्ट होने के। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप वो ऑप्शन ज़रूर चूज़ करके आएँ जिसकी स्टेटमेंट आपको लंबी लग रही है, और मैं ये आपको कभी नहीं कहूँगी कि आपने हर क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है। लेकिन जहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो आपने ज़रूर इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है कि जहाँ पर आपको ऑप्शन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी लग रही है बाकी ऑप्शंस की निस्बत, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये साइकोलॉजी है कि इंसान जो लॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन होती है वो ज़्यादा करेक्ट होती है। थर्ड ट्रिक जो मेरे पास है दैट इज अवॉइड चूजिंग सक्सेसिव ऑप्शंस। तो अगर आपके 2-3 ऑप्शन बी बी या 2-3 ऑप्शन सी सी आ रहे हैं और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप सी ही ऑप्शन लगाएंगे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके सक्सेसिव ऑप्शंस ठीक होंगे। ठीक है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। एक पेपर बनाने जो पेपर सेटर होता है वो भी इस पर बहुत फोकस करता है, कभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसिव ऑप्शंस जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे होते। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ऑप्शन है वो आप चूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। तो आपको कभी भी 3-4 सक्सेसिव ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना। आपने एक बार उनको रिव्यू ज़रूर कर लेना है कि आप ठीक लगा रहे हैं या आपकी कोई मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन को दोबारा समझें, दोबारा रीड करें क्वेश्चन को, ऑप्शंस को दोबारा रीड करें, क्या पता आपको कोई क्लू मिल जाए दोबारा से। नंबर 4th पे जो मेरे पास ट्रिक आता है दैट इज़ गोल्डन ऑप्शंस। तो कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर ऑल ऑफ अबव या नन आ रहा है, ऑल ऑफ दीज़ आ रहा है, तो दीज़ आर द गोल्डन ऑप्शंस। किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप कौन-सा ऑप्शन लगाएँ और उसके अंदर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज़, तो आपने ऑल ऑफ दीज़ को चुप करके मार्क कर देना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नंबर 5th पर जो ट्रिक मेरे पास है दैट इज़ रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड नंबर्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने शो किया हुआ है कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल है और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 15, 20, 25 एंड 108। अब 108 जो है वो बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है? इस तरह की कोई वैल्यू अगर आपके ऑप्शन में आती है, तो आपने उसको पहले ही रिमूव कर देना है। ये वैल्यू कभी भी करेक्ट नहीं होती। आपके 15, 20 या 25 में से कोई ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है? तो आपने अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को पहले से ही रिमूव कर देना है अपने ऑप्शंस में से, ठीक है? तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी अपना ऑप्शन चूज़ करने के लिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो करेक्ट ऑप्शन की ज़्यादा हो जाएगी। 6th नंबर पर मेरे पास जो ट्रिक आता है दैट इज़ टू एक्सट्रीम ऑप्शंस। तो आपके पास अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। अब ये 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, ठीक है? अब इन 2 ऑप्शंस में से ही कोई ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है? तो अगर आपके किसी भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शंस में कोई 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, यानी एक नो है और एक येस है, तो इन दोनों में से ही कोई करेक्ट होने वाला है। तो आपको अपने बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है और आपने इन 2 ऑप्शंस पे फ़ोकस करना है कि आपका कौन-सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है और कौन-सा आपको करेक्ट लग रहा है, ठीक है? तो आपने एक्सट्रीम ऑप्शंस को ज़रूर फ़ोकस करना है। 7th नंबर पर जो मेरे पास ट्रिक है दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, पिछले जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं उसमें आपको ना लॉन्ग स्टेटमेंट मिल रही है, ना आप सक्सेसिव ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, ना आपके पास कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि आप अपने ऑप्शन को करेक्ट लगा दें, तो फिर आपने आ जाना है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन की तरफ। अब ए ऑप्शन जो है वो लीस्ट करेक्ट होता है हमारे पेपर सेटर के अकॉर्डिंग और हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है? और ए के बाद हमारे पास डी ऑप्शन आता है, वो ए के बाद करेक्ट हुआ करता है। तो इसलिए आपने मोस्ट प्रोबेबली जब आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा, तो आपने ए और डी को तो पहले से ही माइनस कर देना है। अब आता है आपका ऑप्शन बी या सी। अब बी की प्रोबेबिलिटी सी से थोड़ी सी ज़्यादा है, बी ऑप्शन 28%
100% करेक्ट होता है आपके केस के अंदर। तो अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा तो आपने उसके अंदर बी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। बी के बाद हमारे पास सी की प्रोबेबिलिटी है 25%। तो अगर आपने बी ऑप्शन को देखा है और वो आपको लगा है कि ये तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर आप सी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप एक एजुकेटेड गेस या एक ट्रिक के ज़रिए से अपने ऑप्शन को, अपने एमसीक्यूज़ को ठीक कर सकते हैं। 8th नंबर पर मेरे पास जो ट्रिक आता है दैट इज़ इफ 5 ऑप्शन क्वेश्चन देन ई विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत ज़्यादा केसेस में अगर आपका ए, बी, सी, डी और ई 5 ऑप्शन है क्वेश्चन के, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका ई वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे जिनके ज़रिए से मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने पेपर को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप इन सारी स्ट्रेटजीज़ पर काम करके, और अगर आप स्ट्रेटजीज़ से पे काम करते हैं और फिर भी आपको ऑप्शन नहीं आता, तो आप ये 8 ट्रिक्स पे काम करके अपने पेपर को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।